गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। लाइट चैप्टर में 2 लेक्चर ले चुका हूँ आपको, जिसमें मैंने लाइट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लिया था। जिसे मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइप्स हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो याद कर लो। फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो रिफ्लेक्शन के 2 टाइप हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में, एक फिक्स्ड पैटर्न में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है। उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होता है तो इंसिडेंट रेज जो आती है वो एनी डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मुड़ जाती है, तो वो कहलाता है, मतलब एक पैटर्न नहीं बनता है रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज के बीच में। जो जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से मुड़ेंगे, तो 100% उनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बनेगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन कहलाएगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैं फिर कह रहा हूँ। लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक तो उसको नोट करो, उसको रिवाइज करो, और जो समझ में नहीं आता है उसको कमेंट में बताओ, ताकि मैं दोबारा जब भी उस क्लास को दोबारा रिपीट करूं तो फिर मैं उस टॉपिक को रिपीट कर दूं आपके लिए, ठीक है। तो मैं आगे आज पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं बोर्ड में जो पहला एग्ज़ाम है, जो पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका ईजीएस्ट पेपर बनेगा तो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जरूर उठेगा। उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट चैप्टर से अगर ईजीएस्ट पेपर बनेगा, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको कल की थोड़ी सी छवि और थोड़ा सा इमेज आपके माइंड में रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कोई भी रे इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है ना। जब मैंने कहा था कि इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस है, इस पे एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी रे है जो कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली फॉल होता है। इस पॉइंट को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अब आप समझोगे नॉर्मल, जितने भी टर्म्स थे वो ऑलरेडी क्लियर है आपके। सबसे पहले मैंने बताया इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, सोर्स से निकल करके जो रे जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद जो वापस हो जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो इमेजिनरी परपेंडिकुलरली जो रे फॉल होती है इसी सरफेस पे, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पे, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। देयर आर 2 laws of reflection। सबसे पहला लॉ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डायग्राम अगर माइंड में सेट हो गया है, इस इमेज को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आईना आप समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, है कि नहीं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक हो रही है। इस पे एक इमेजिनरी रे आई है जिसका नाम नॉर्मल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर दिख रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal. Incident ray, reflected ray and normal lies at the same plane. मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर पॉइंट है, तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं भाई यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं लॉ में। ऐसा नहीं है, लॉ में पॉइंट नहीं प्लेन होता है। तो आप सबसे पहला जो लॉ है वो ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at the same plane. And the second law is the relation between the angle of incidence and angle of reflection. मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि सेकेंड लॉ में ये बताता है कि अगर किसी एंगल से हमने किसी रे को इंसिडेंट किया है तो किस रे से बाउंस बैक होगी, कौन से एंगल से बाउंस बैक होगी, इसके बारे में रिलेशन बताता है कि आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप नोट कर लो कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब आप यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि हाँ, वो मैं बताने जा रहा था कि नॉर्मल की क्या इंपॉर्टेंस है। यही चीज यहाँ पे नोट कर लेना आप कि जितनी भी एंगल है, चाहे इससे रिलेटेड इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो भी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अगर कोई डायरेक्ट पूछ दे व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ द इंसिडेंस, डेफिनेशन सिंपल है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई पूछ दे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बताओगे? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। तो ये जो है हमेशा बराबर होगा, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या कहता है बेटा? पहला ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन। जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है भाई द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ द इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इसको आप समझ लो ढंग से। अच्छा, दोनों एंगल्स के डेफिनेशन याद हो गया, नॉर्मल की डेफिनेशन याद हो गया। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? द इमेजिनरी रे विच फॉल्स परपेंडिकुलरली एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो आप ये तीनों रे की डेफिनेशंस क्लियर कर लिया आपने, और नहीं है तो आप नोट कर लो कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। सबसे पहला है इंसिडेंट रे। द इमेजिनरी द रे emitted from the source and coming towards the reflecting surface is called incident ray. दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। The ray bouncing back after reflection
is called reflected rays. और उसके बाद क्या था, नॉर्मल। इट इज द imaginary ray falls to the reflecting surface normally or perpendicularly। तो ये था आपका तीनों के टर्म क्लियर। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, इंसिडेंट रे जो सोर्स से इमिट हो रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, जो बाउंसिंग बैक रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बाउंसिंग बैक रे है इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पे इमेजिनरी रे जो उस पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पे फॉल हो रही है उसको कहते हैं आपका नॉर्मल। उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात आती है, अगला टर्म जो है एंगल ऑफ द इंसिडेंस की बात आती है। किसकी बात आती है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस की बात आती है। एंगल ऑफ द इंसिडेंस में इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। अभी मैंने बताया जितने भी एंगल होंगे वो सब नॉर्मल से कैलकुलेटेड होंगे बेटा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंट कहलाएगा। तो एंगल ऑफ द इंसिडेंस कहलाएगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, defined as the angle between the normal and incident ray is called angle of incidence। angle of incidence, ठीक है। it is denoted by एंगल आई। इसको किस से डिनोट करते हैं, एंगल आई से डिनोट करते हैं। तो आप इसके बाद 5th नंबर का केस देख लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद कौन सा केस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 5th नंबर का टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिफाइंड एज the angle between the normal and reflected ray। reflected ray is called angle of reflection। it is denoted by एंगल आर। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने पढ़ाया आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने ये बताया कि देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ इन द डायग्राम आप देख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन। लॉ नंबर 2 जो है वो ये रिलेशन बिटवीन द एंगल्स हैं, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है मतलब जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा वो एंगल ऑफ द इंसिडेंस के हमेशा बराबर होगा। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होने वाले हैं और हुए हैं उनकी डेफिनेशंस भी मैंने लिखवा दिया आपको। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, वैसे रे जो सोर्स से इमिट हो रहे हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के
रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आए हैं तो उनको इंसिडेंट रे कहेंगे। और बाउंसिंग बैक रे मतलब टकरा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके वापस हो जाने वाली रे क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। और उसके बाद नॉर्मल, ये इमेजिनरी रे है जो कि नॉर्मली और उस पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पे परपेंडिकुलरली फॉल होता है। एंगल ऑफ द इंसिडेंस आपको पता है नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप इसको लर्न कर लेना। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझते हो ना तो इजीली सब कुछ डिराइव कर सकते हो। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम है। बाद में आप लोग जब पेपर दोगे लास्ट तक कहीं कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लो कि डायग्राम कैसा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या है, लाइज एट द सेम प्लेन। दूसरा एंगल से रिलेशन है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। तो ये रिलेशन है, बस इतना याद करना और इसके टर्म्स की डेफिनेशन माइंड समझो उस चीज़ को। फिजिक्स में मेन चीज़ होता है समझना, और समझ करके अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है, जैसे ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ उसको बोल भी रहा हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसको वापस रिपीट कर दूंगा अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।